हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था और हमने सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, थिन होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर आने जाने देती है। अब हमने देखा था कि वो कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर आने देती है और जाने देती है बाहर। तो जो मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो होता कैसे है? तो मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जो चीज़ें हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी प्रोसेस से आती है, चीज़ें बाहर कौन सी प्रोसेस से जाती है, तो उसके बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है और बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो होता क्या है। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर क्या होता है, डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, वो इट ऑक्यूर्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन होता है वो। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होता क्या है, यहाँ पे मैंने पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं लिखा है तो आप लिख लेना। तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। मतलब वो उसके अंदर क्या होता है, जो भी जितने भी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें, जैसे ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब बाहर क्या रखा हुआ है, अंदर मान लेते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम है और बाहर जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो ये वाला कौन सा एरिया हो गया, हायर कंसंट्रेशन। और अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम है, तो ये वाला कौन सा एरिया होगा, लोअर कंसंट्रेशन। तो ये लोअर कंसंट्रेशन, ये हायर कंसंट्रेशन। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होता क्या है, जो चीज़ें हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ से बहुत सारे जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए सेल के अंदर आ जाएंगे। तो जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसी को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो हमारी ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब ये जब ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है तो इसके अंदर हमें किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि हमें इसको बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी कि तभी जाके जो ऑक्सीजन है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, ऐसा नहीं होता। हमें किसी भी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंडिशन ऑफ एनर्जी। तो इसके अंदर जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर है उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, हमें एनर्जी की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो इसके अंदर हमें एनर्जी भी नहीं चाहिए और ना ही हमें कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए। कैरियर प्रोटीन का क्या मतलब क्या होता है, मतलब कुछ ऐसे कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी तरह के पार्टिकल्स को, जैसे कि फूड पार्टिकल्स को, तो जो कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनके ऊपर जो फूड पार्टिकल्स है वो ऊपर चढ़ जाते हैं और जो बाद में वो जो प्रोटीन्स है वो उन फूड पार्टिकल्स को सेल के अंदर लेके चले जाते हैं। तो हमें पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर किसी भी कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है जो कि हमारी हेल्प करे। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ना हमें एनर्जी की ज़रूरत है, ना हमें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत है। जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो अपना काम खुद कर लेते हैं, उन्हें किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो कैरियर प्रोटीन ऐसा नहीं है कि वो किसी का वेट करेंगे, वो उसके ऊपर चढ़ेंगे फिर वो उन्हें अंदर लेके जाएगा, ऐसा नहीं होता। उन्हें किसी भी तरह के कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। अब जब वो किसी की हेल्प नहीं लेंगे, अब उन्हें एनर्जी भी नहीं चाहिए, तो क्या होगा, ये जो प्रोसेस है ये थोड़ी स्लो होती जाएगी। मतलब अगर मान लेते हैं कि आप किसी की हेल्प ले लो, अब जैसे कि अब अगर आप कहीं पे जा रहे हो और आप क्या हो, थक जाते हो और आपको किसी की हेल्प चाहिए,
या फिर कोई आपको वहाँ पे लेके चला जाए। जैसे कि आपने क्या किया, एक कार देखी, तो आप उस कार के अंदर बैठ जाते हो और वो जो कार है वो आपको जल्दी से वहाँ पे लेके चली जाती है। अब आप उसको जो है उसको कैरियर प्रोटीन से रिलेट करो। अब अगर आप उस कार को कैरियर प्रोटीन से रिलेट करोगे और आप क्या हो, कोई भी फूड पार्टिकल मान लेते हैं, तो जब फूड पार्टिकल कैरियर प्रोटीन के अंदर बैठ के जाएगा जल्दी से, तो वो क्या होगा, जल्दी से सेल के अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन जब वो अपने आप चलेगा पैदल पैदल, अब अपना खुद का एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन जब हम पैदल पैदल चलते हैं तो हम थोड़ा धीरे पहुंचते हैं। उसी तरह से अगर ये हमारे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं वो किसी की हेल्प नहीं लेंगे, तो वो जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। तो इनको ना कोई एनर्जी की ज़रूरत होती है, ना कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। ये जो प्रोसेस होती है बहुत ही स्लो होती है। ये जो प्रोसेस है वो हमारी अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं इस प्रोसेस के अंदर पार्टिकल्स। ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अब इसके अंदर जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और जो भी आयंस के मॉलिक्यूल्स हैं वही पास हो पाते हैं किससे, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स, गैसेस के मॉलिक्यूल्स और जो आयन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वही पास कर पाते हैं इस सेल मेम्ब्रेन को। अब ये जो हमारी जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये हम पढ़ क्या रहे हैं, ये हम पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। तो जो हमारी पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है वो 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, तो एक तो है ऑस्मोसिस और एक है डिफ्यूजन। अब ये ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक है डिफ्यूजन, एक है ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन क्या होता है उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम डिफ्यूजन के प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि जो डिफ्यूजन के प्रोसेस है उसके अंदर होता क्या है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि क्या है, कोई एक कंटेनर है। अब हमने क्या किया, उस कंटेनर के अंदर पहले वाटर फिल किया। अब हमने उस जो कंटेनर था उसके अंदर पहले वाटर फिल किया। अब उसके अंदर हमने क्या किया, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने 2 जो ब्लैक इंक जो होती है उसकी जो भी ड्रॉप्स होती है उनको हमने डाल दिया। तो हमने क्या किया, पहले एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने वाटर को फिल किया, फिर उसके अंदर हमने 2-3 जो इंक की ड्रॉप्स है वो हमने डाल दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस जो भी हमने ये जो सॉल्यूशन बनाया था इसको एक बार हम ऐसे ही रहने देंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर जब हम उनको फिर से आके देखेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह डिज़ोल्व हो गए हैं वाटर के पार्टिकल्स के अंदर। मतलब कि पहले क्या था, ये जो इंक के पार्टिकल्स थे वो ऊपर ऊपर थे, लेकिन जब हम थोड़ी देर बाद में आएंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो इंक के पार्टिकल्स थे वो पूरे वाटर के अंदर कंटिन्यूसली मिक्स हो गए थे। तो ये क्या होती है, डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है। जब कोई भी एक पार्टिकल है वो, जैसे इंक को हम एक तरह से सॉल्यूट डिस्कस कर लेते हैं, तो जब जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर, अब आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि किसी भी सॉल्यूशन जो है, कोई भी सॉल्यूशन है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब जो भी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट बोल देते हैं, जो कि कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्यूट बोल देते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अब कोई ये कंटेनर है, अब जिसके अंदर कोई भी चीज़ आके मिक्स हो रही है। अब जैसे कि ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसके अंदर ये जो इंक है वो क्या कर रही है, वो वाटर के अंदर आके डिज़ोल्व हो रही है। तो जब किसी चीज़ के अंदर कोई दूसरी चीज़ आके डिज़ोल्व हुए, किसी चीज़ को हम वाटर ले लेते हैं, तो वाटर के अंदर जब इंक आके डिज़ोल्व हो रही है, तो जिस चीज़ के अंदर डिज़ोल्व हो रही है, डिज़ोल्व किसके अंदर हो रही है, वाटर के अंदर वो जो चीज़ है वो डिज़ोल्व हो रही है। तो वाटर के अंदर जब इंक डिज़ोल्व हो रही है तो वाटर को हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो इंक होगी हमारी उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। तो वाटर क्या हो गया हमारा, वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट, वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट, और इंक जो है वो हमारी हो गई सॉल्यूट। तो जब क्या होता है, जो कोई भी एक सॉल्यूट है वो किसी सॉल्वेंट के अंदर जाके मिक्स होता है तो वो कंटिन्यूसली मिक्स हो जाता है। तो सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ पे हम इंक का एग्जांपल देख रहे हैं, हमारे पास में कंटेनर था, उसके अंदर हमने वाटर फिल किया, फिर उसके अंदर हमने इंक की 2-3 ड्रॉप्स जो है वो हमने डाल दी,
और बाद में थोड़ी देर बाद में हम आके ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो इंक है वो पूरे वाटर के अंदर कंटिन्यूसली मिक्स हो गई है। हमने उसको स्टर नहीं किया था, बिना हमारे हलाए बिना जो इंक है वो पूरे पानी के अंदर डिजॉल्व हो गई है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये हमारी डिफ्यूजन की प्रोसेस कहलाती है। जब कोई दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों आपस में कंटिन्यूसली मिक्स हो जाते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब आप बोलोगे कि डिफ्यूजन का जो कनेक्शन है वो हमारे ये जो हम मूवमेंट पढ़ रहे हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उससे क्या रिलेशन है? तो अब ये जो इंक है, अब यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे इंक डाली थी, तो यहाँ पे जब हमने इंक डाली थी तो यहाँ पे जो इंक का कंसंट्रेशन था वो बहुत ही ज़्यादा था। मतलब यहाँ पे जो इंक थी उसका जो अमाउंट था वो बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन जब हम जो हमारा कंटेनर था उसकी बॉटम की बात करें तो यहाँ पे तो ब्लैक इंक जो है वो पहुँची ही नहीं थी। और जो हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो उसी तरह से जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। और जैसे ही हमने जो इंक है वो डाली पानी के पार्टिकल्स के अंदर, तो जो भी पानी के पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, जो भी इंक के पार्टिकल्स हैं उनको धक्का दे देंगे, और जिसके कारण क्या होगा, जो भी इंक के पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे। और किधर मूव करेंगे? वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे जब हमने इंक को ऊपर से डाला था तो ऊपर जो इंक का कंसंट्रेशन था वो बहुत ही ज़्यादा था, और नीचे जो इंक का कंसंट्रेशन था वो बहुत ही कम था। और जब पानी के पार्टिकल्स मूव कर रहे थे तो उन्होंने इंक के पार्टिकल्स को धक्का दिया, जिसके कारण जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो भी मूव करने लगे। और वो किधर से किधर मूव करेंगे? वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो यही हमारी जो प्रोसेस है वो सेल के अंदर भी होती है। जैसे ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर CO2 है, और बाहर जो CO2 का अमाउंट है वो कम है, अंदर जो CO2 का अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस डिफ्यूजन के अंदर होगा क्या, जो भी एयर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे जो पानी है वो मूव नहीं करेगा, पानी तो हमारी ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस के अंदर मूव करता है। हमारी डिफ्यूजन की प्रोसेस के अंदर जो भी हमारा सॉल्यूट होता है वो मूव करता है। सॉल्यूट मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉल्वेंट के अंदर जाके मिक्स हो रहा है। सॉल्वेंट क्या है? पानी है। सॉल्यूट क्या है? अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो इस एग्जांपल के अंदर जो सॉल्यूट है वो हमारी इंक है, सॉल्वेंट क्या है? पानी है। और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कि ज़्यादा अमाउंट के अंदर है वो हो गया हमारा सॉल्वेंट, जो कि कम अमाउंट के अंदर है वो हमारी हो गई इंक। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब डिफ्यूजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर या फिर दूसरे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। वहाँ पे जो भी लिक्विड है या फिर स्पेशली जो वाटर है वो मूव नहीं करता। वाटर तो कहाँ पे मूव करेगा? हमारी ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस में। और इस प्रोसेस के अंदर जो भी अलग पार्टिकल्स होते हैं, जो कि दूसरे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि जो सॉल्यूट हो गया या फिर जो CO2 गैस हो गई या फिर जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए या फिर कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो मूव करता है। और पानी कौन सी प्रोसेस के अंदर मूव करेगा? वो ऑस्मोसिस के अंदर मूव करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑस्मोसिस के जो हमारी ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर ही मूव करता है, और जो डिफ्यूजन होती है उसके अंदर बाकी के सारे जो भी मटेरियल्स है वो मूव करते हैं, चाहे वो कोई भी वेस्ट हो सकता है या फिर वो गैसेस हो सकती हैं। तो गैसेस जो है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से मूव करती है। तो यहाँ पे CO2 जो थी अंदर ज़्यादा थी, बाहर CO2 जो है वो कम थी। तो क्या होगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस के अकॉर्डिंग या फिर हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो भी CO2 है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। सेल के अंदर CO2 का जो कंसंट्रेशन था वो ज़्यादा था। सेल का जो आउटर इन्वायरमेंट है उसके अंदर CO2 का जो कंसंट्रेशन था वो बहुत ही कम था। तो जो CO2 है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। तो जो CO2 है वो सेल के अंदर से सेल के बाहर आएगी, तो बाद में क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है वो हो जाएगी। तो यही थी हमारी डिफ्यूजन की प्रोसेस। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस अगर आप इंक के एग्जाम्पल को ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। और जो भी डिफ्यूजन की प्रोसेस है उसके अंदर गैसेस, मैं बार बार ये आपको बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर मूव करता है, लेकिन डिफ्यूजन के अंदर बाकी के जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कोई भी गैस हो, वो मूव करती है।
तो डिफ्यूजन की प्रोसेस तो हमने समझ ली। अब अगर हम ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है उसके बारे में समझे, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के अंदर जो वाटर है वो मूव करता है। तो जो वाटर है वो कैसे मूव करता है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो जो ऑस्मोसिस है उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप्स होते हैं, या फिर पहले अगर हम बात करें तो जो ट्रांसपोर्ट होती है उसके 3 टाइप्स होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। फिर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर आए। पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। हमने डिफ्यूजन देख लिया, अब हम बात कर लेते हैं ऑस्मोसिस के अंदर। तो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, जो सॉल्वेंट है या फिर जो वाटर है स्पेशली उसका मूवमेंट होता है। तो ऑस्मोसिस के अंदर वाटर का मूवमेंट होता है। तो वाटर के मूवमेंट, अब जो ऑस्मोसिस होती है ना उसके भी 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब ये हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है और हाइपरटोनिक क्या होता है उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो सॉल्यूट है वो कम होता है और जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा होता है। अब सॉल्यूट जो है उसके अंदर, सॉल्यूट जो है वो हम सॉल्ट ले लेते हैं, और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो है वो हम वाटर ले लेते हैं। तो ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा ना उसके अंदर हमेशा जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा होगा, मतलब उसके अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा होगा, और जो सॉल्यूट है वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हमने साल्ट का एग्जांपल लिया, यहाँ पे शुगर भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। तो उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा होगा, सॉल्यूट जो है वो कम होगा। उसी तरह से ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर साल्ट जो है वो तो होगा कम और वाटर जो है वो होगा ज़्यादा। तो जब इसके अंदर, अब यहाँ पे ये हमने इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने क्या डाला, ये वाटर डाला। अब वाटर के अंदर हम क्या बना रहे हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो वाटर के अंदर हमने जो साल्ट था उसको मिक्स कर दिया, या फिर जो नमक था उसको हमने मिक्स कर दिया पानी के साथ में। तो जब हमने नमक को पानी के साथ में मिक्स किया तो हमने जो नमक है वो कम लिया और जो पानी है वो ज़्यादा लिया। उसी तरह से हमने ये जो सॉल्यूशन था ना उसके अंदर हमने किशमिश डाल दी। ये क्या है, ये रेजिन है, इसको हम किशमिश भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हमने किशमिश डाल दी। अब जो किशमिश होती है या फिर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर आपने सुना होगा कि जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो जो हमारी किशमिश है उसके अंदर जो पानी की क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है, और बाहर क्या है, बाहर क्या है, साल्ट और पानी का सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो पानी है वो ज़्यादा है और जो शुगर है वो कम है। अब जब ये बाहर का एनवायरनमेंट सोचेगा, ये हमने जो किशमिश है वो डाली है इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन कौन सा है, साल्ट और वाटर का। तो ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हमने जो किशमिश डाली है, अब ये क्या है, ये बाहर का एनवायरनमेंट है। अब जो किशमिश है उसके अंदर जो पानी है वो बहुत ही कम है। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो पानी होता है वो बहुत ही कम होता है। तो उसी तरह से हमारी जो किशमिश है उसके अंदर जो पानी है वो बहुत ही कम है। तो जब किशमिश के अंदर पानी कम होगा, और मैंने अभी भी आपको बताया कि ये जो हमारी पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, उसके अंदर वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। और मूवमेंट हमेशा किसका होगा ये भी ध्यान रखना। ये जो ऑस्मोसिस होती है ना इसके अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ऑस्मोसिस के अंदर आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो हमेशा वाटर मूव करेगा, और ये जो ऑस्मोसिस जो हमारी प्रोसेस होती है उसके अंदर हम एक मेम्ब्रेन लेते हैं। कौन सी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेमी परमिएबल होती है ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को ही अपने अंदर से मूव करने के लिए अलाउ करती है। अब जैसे कि ये क्या है, इसके अंदर हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ और सिर्फ वाटर को ही अलाउ करेगी कि वो मूव कर सके, मतलब इसके अंदर मूव कर सके। कैसे, जैसे कि ये क्या है, हमारी किशमिश है, तो किशमिश के अंदर क्या होगा, हमने किशमिश डाल रखी है किसके अंदर, एक सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, शुगर जो साल्ट है वो भी है और पानी भी है। पानी की जो वॉल्यूम है वो थोड़ी ज़्यादा है। अब जो हमारी पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है उसके अंदर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें मूव करती है। तो जो पानी है वो जो बाहर का एनवायरनमेंट है, ये क्या है, इसको हम बाहर का एनवायरनमेंट बोल देते हैं।
ये जो हमने बाहर पानी का ये जो सॉल्यूशन डाल रखा है, ये हम इसको आउटर इन्वायरमेंट बोल देते हैं। तो ये जो आउटर इन्वायरमेंट है, इसके अंदर जो पानी है वो ज़्यादा है और किशमिश के अंदर जो पानी है वो कम है। तो ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का केस है। तो इसके अंदर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें मूव करेगी। तो बाहर क्या है, पानी ज़्यादा है, किशमिश के अंदर जो पानी है वो कम है। तो इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर जो भी हमारी पानी है वो बाहर से किशमिश के अंदर आएगा। तो जब पानी जो बाहर से अंदर आएगा तो जो किशमिश है उसके अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो किशमिश है हमारी वो फूल जाएगी। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो हमारी किशमिश है वो फूल जाती है, या फिर इसको हम स्वेल बोल सकते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमेशा जो हमारा कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने किशमिश का एग्जांपल लिया है। तो कोई एक्सपेरिमेंट में तो इसके अंदर आरबीसीज भी रखते हैं। तो जो किशमिश का हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, तो जो किशमिश है वो फूल जाएगी। अब फूलेगी क्यों, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर जो शुगर है वो कम, जो सॉल्ट है वो कम है और जो पानी है वो ज़्यादा है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा। आउटर इन्वायरमेंट के अंदर पानी का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, किशमिश के अंदर पानी का जो कंसंट्रेशन है वो कम है। इसका मतलब क्या होगा, जो पानी है वो बाहर के एनवायरनमेंट से किशमिश के अंदर जाएगा, तो किशमिश के अंदर जो पानी है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो किशमिश है हमारी वो फूल जाएगी। तो हमेशा क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कोई भी जो हमने चीज़ डाली है, अगर हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कोई भी चीज़ डाली है तो वो हमेशा जो भी चीज़ है वो फूलेगी क्यों, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देख लिया, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होगा, जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा होगा, जो सॉल्वेंट है वो कम होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो साल्ट है वो ज़्यादा होगा और जो पानी है वो कम होगा। तो हाँ, इसका मतलब यही होता है। अब ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, इसके अंदर जो साल्ट है वो ज़्यादा होगा, पानी जो है वो कम होगा। तो जब साल्ट जो है वो ज़्यादा होगा, पानी कम होगा। तो अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर किसी किशमिश को डालेंगे तो किशमिश को लगेगा कि यार मेरा जो आउटर इन्वायरमेंट है ये क्या है, इसको भी हमने पानी, ये जो सॉल्यूशन बनाया था हमने वाटर और साल्ट का, उसके अंदर हमने किशमिश को डाला है। तो बाद में किशमिश को लगेगा कि यार मेरा जो आउटर इन्वायरमेंट है इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो कम है। सॉल्वेंट कम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो साल्ट है वो ज़्यादा है। हमने अभी भी देखा इसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो कम होगा, सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा होगा। तो किशमिश के अंदर जो भी पानी है, अब ऐसा नहीं है कि किशमिश के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होता, माना कि कम होता है लेकिन पानी होता तो है। तो जब इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी होता है लेकिन होता ज़रूर है। तो किशमिश के अंदर जो भी पानी है वो सोचेगा कि यार मेरे पास में तो थोड़ा बहुत पानी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ये जो हमारा आउटर इन्वायरमेंट है उसके अंदर चला जाता हूँ। तो किशमिश भी क्या करेगी, उसको अलाउड कर देगी। यहाँ पे क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जो एक्रोस है वो सिर्फ सॉल्वेंट ही मूव कर सकते हैं, सॉल्यूट मूव नहीं कर सकते। ऐसा आप सोचोगे कि जो किशमिश है उसके अंदर जो साल्ट है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, तो साल्ट क्यों नहीं मूव करा, क्योंकि जो ऑस्मोसिस होती है उसके अंदर हमारे पास में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो सॉल्वेंट है हमारे वही मूव कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट क्या है, पानी है, तो सिर्फ और सिर्फ पानी मूव करेगा। अब किशमिश के अंदर जो पानी है उसको लगेगा कि यार मैं किशमिश के अंदर तो हूँ लेकिन मेरा जो कंसंट्रेशन है वो किशमिश के बाहर थोड़ा कम है। तो जो किशमिश के अंदर का जो पानी है वो क्या करेगा, अंदर से निकल के जो बाहर का जो भी सॉल्यूशन था उसके अंदर चला जाएगा और इसके अंदर जो सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है बाद में वो बराबर हो जाएंगे। तो जब किशमिश के अंदर से जो पानी है वो बाहर गया है, इसका मतलब क्या, जो किशमिश थी वो पिचक जाएगी हमारी, तो ये क्या होगी, यहाँ पे श्रिंक होगी। अब ये श्रिंक क्यों होगी किशमिश, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। जो किशमिश है वो श्रिंक क्यों होंगे, क्योंकि हमने पहले एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने जो साल्ट है और जो पानी है इन दोनों को मिक्स कर दिया, इसके अंदर हमने किशमिश डाली। अब इसके अंदर क्या था, जो साल्ट था वो थोड़ा ज़्यादा था, जो हमारा पानी था वो थोड़ा कम था। किशमिश के अंदर क्या है, किशमिश के अंदर पानी है, जो किशमिश के अंदर जो पानी है और फिर जो रेजिन के अंदर जो पानी है वो सोचेगा कि मेरा जो कंसंट्रेशन है वो किशमिश के अंदर तो फिर भी ठीक है, लेकिन मेरा जो आउटर इन्वायरमेंट है उसके अंदर मेरा जो कंसंट्रेशन है वो लो है।
तो क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। रेजिन के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, आउटर एनवायरनमेंट के अंदर कम है, तो जो चीज़ें हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। तो जो हमारा पानी है वो किशमिश से बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर चला जाएगा, तो जो किशमिश है वो श्रिंक हो जाएगी। अब बात आती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो बराबर होता है। तो जो पानी है इसके अंदर भी क्या होता है, जो सॉल्यूट या फिर जो साल्ट है और जो वाटर है ये दोनों इक्वल है। अब जब हम किसी किशमिश को आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ना तो जो किशमिश है वो फूलेगी, ना जो किशमिश है वो पिचकेगी। जो किशमिश है वो श्रिंक भी नहीं होगी और जो किशमिश है वो स्वेल भी नहीं होगी। तो ये क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऑस्मोसिस के 3 टाइप्स होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक के अंदर जो भी किशमिश है या फिर आरबीसीज का हम एग्जांपल लेते हैं, तो जो आरबीसीज है वो फूल जाएगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कुछ भी नहीं होगा, जो हमारी जो आरबीसीज है वो वैसी की वैसी रहेंगी। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, हमारी जो आरबीसीज है वो पिचक जाएगी या फिर वो जो आरबीसीज है वो श्रिंक हो जाएगी। तो हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हमने देखा 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव, पैसिव, बल्क। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के भी 3 टाइप्स होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब हम बात कर लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो जो हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा था ना, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हमारा वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल उल्टा है। तो जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट था वो क्या था, स्लो प्रोसेस थी, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, रैपिड ट्रांसपोर्ट है। अब इस जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट था उसके अंदर हमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी क्या होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, उसके बारे में हम हमारे चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस कर देंगे। फिर क्या होता है, अब हमारे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था वो क्या था, इट यूजुअली ऑक्यूर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वो क्या था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग था, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर तो क्या था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें मूव करती थी, लेकिन हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, जो हमारी चीज़ें हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। अब इसके अंदर क्या होता है, हमें कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है या फिर ऐसे प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है जो कि क्या करें, जो कि चीज़ों को अपने ऊपर बिठा के उनको सेल के अंदर लेके जाए। तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कैरियर प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होगी जो कि उनको लेकर जाए अपने ऊपर बिठा के। तो जब हम किसी की हेल्प लेंगे तो जो चीज़ें हैं वो हमारी या फिर जो हमारा काम है वो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक रैपिड ट्रांसपोर्ट है। और ये भी ध्यान में रखना है कि क्या होती है, अगेंस्ट होती है। किसके अगेंस्ट होती है, हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होती है। ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। और इसके अंदर कैरियर प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, तो कैरियर प्रोटीन जैसे हमारा सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है, कैरियर प्रोटीन्स है। कौन कौन से, सोडियम और पोटेशियम। तो हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो भी कंप्लीट होता है। तो हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट भी डिस्कस कर लिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अब बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर जो भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं उनको अगर हमें सेल के अंदर लेके जाना है, बहुत सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं अगर हम उनको सेल के अंदर लेके जाना है हमें, तो हम बल्क ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम देखें तो बहुत सारे यहाँ पे हमने बोल तो दिया कि बहुत सारे सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत सारे कितने, तो मैक्रो मॉलिक्यूल, जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर हमको उनको ट्रांसपोर्ट करवाना है तो हम बल्क ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। लिपिड ड्रॉपलेट एंड सॉलिड फूड पार्टिकल्स, अगर हमें इनको सेल के अंदर लेके जाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, बल्क ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ और सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट ही ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बाकी के जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है
और हमारा ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अभी जो बल्क ट्रांसपोर्ट है ना ये दो टाइप का होता है, एक है एंडोसाइटोसिस, एक है एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, जब सेल जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर लेता है। अब जब अंदर लेगा तो वो क्या होगा, एंडोसाइटोसिस। जब जो सेल है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को बाहर छोड़ेगा तो वो क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस। अब जो एंडोसाइटोसिस है उसके भी दो टाइप्स होते हैं, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। अब पिनोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, एक बार हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है। अब इस सेल मेम्ब्रेन को दिखा कि यहाँ पे क्या है यार, कोई, पहले हम पिनोसाइटोसिस की बात कर लेते हैं। तो पिनोसाइटोसिस को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, सेल की ड्रिंकिंग। और फैगोसाइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग। तो पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग, फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग। और पिनोसाइटोसिस से आप ये भी याद रख सकते हो कि सेल को क्या है, पीना है, तो पीने को हम क्या बोलते हैं, ड्रिंकिंग। तो सेल ड्रिंकिंग को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ईटिंग। अब जैसे कि बाहर, पहले हम पिनोसाइटोसिस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बाहर क्या रखा हुआ है, कोई एक फ्लूइड रखा हुआ है जो कि जिसकी सेल को नीड है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करेगी, इसके पास में मूव करती हुई जाएगी और वो क्या निकालेगी, अपनी इमेजिनेशंस निकालेगी। क्या निकालेगी, इमेजिनेशंस। तो जब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो इमेजिनेशंस निकालेगी और वो क्या करेगी, ये जो फूड है इसको चारों तरफ से घेर लेगी। अब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उन्होंने क्या किया, इमेजिनेशंस निकाली और इस जो सेल जो फूड है उसको घेर लिया। और बाद में क्या किया, जो ये जो भी फूड है इसको वेसाइकल के अंदर, या फिर एक बोल सकते हैं हम कि एक बोरे के अंदर पैक करेगी और सेल को अंदर दे देगी। तो पहले क्या किया, जो सेल मेम्ब्रेन थी, पहले हम बात करें बल्क ट्रांसपोर्ट की, उसके अंदर हम बात करें एंडोसाइटोसिस की। एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, जब कोई चीज़ें सेल जो है वो अपने अंदर लेता है। और जो एंडोसाइटोसिस होता है वो भी दो टाइप का होता है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। जब सेल जो है वो अपने कुछ पीने के लिए जब वो किसी फ्लूइड को अंदर लेता है उसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। अब अगर जो सेल है वो सॉलिड पार्टिकल्स को अंदर लेता है तो उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अब लेता कैसे है सेल अपने अंदर, पहले एक सेल मेम्ब्रेन होती है या फिर एक सेल होता है, वो देखता है कि यार वहाँ पे क्या रखा हुआ है, फूड रखा हुआ है। तो बाद में जो सेल है वो क्या करेगा, या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है वो ऐसे मूव करती हुई उस फूड पार्टिकल्स के पास में जाएगी, वो इमेजिनेशंस निकालेगी, जो भी फूड पार्टिकल्स है उसको चारों तरफ से घेर लेगी और एक बोरा होगा जिसको हम बोलते हैं वेसाइकल, उसके अंदर उस फ्लूइड पार्टिकल को डालेगी और सेल को अपने अंदर या फिर सेल को अंदर पास करवा देगी। फिर फैगोसाइटोसिस के अंदर, फैगोसाइटोसिस से क्या होता है, जब जो सेल है वो अपने खाने की चीज़ जिसको सेल को खाना है या फिर कोई सॉलिड पार्टिकल भी बोल सकते हैं, तो अगर सेल को सॉलिड पार्टिकल की ज़रूरत है तो जो सेल है वो भी इसी प्रोसेस से, कौन से प्रोसेस से, एंडोसाइटोसिस से ही अंदर लेगा क्या, अपना फूड जो कि सेल को खाना है, जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो सेल लेगा अपने अंदर फैगोसाइटोसिस से। तो इसके अंदर भी क्या होता है, सेल जो है वो देखता है कि यार बाहर जो है फूड रखा हुआ है, सेल को उस फूड की नीड है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मूव करती हुई जाएगी। अब जो बल्क ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, ये भी ध्यान में रखना है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसके पास में मूव करती हुई जाएगी, क्या करेगी, उस फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेगी, एक बोरा निकालेगी जिसको हम वेसाइकल बोलते हैं, उसके अंदर उस फूड पार्टिकल को डालेगी और सेल को अंदर दे देगी। अब हम बात कर लेते हैं एक्सोसाइटोसिस की। एक्सोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, मान लेते हैं कि सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो हुई और अंदर क्या हुआ, कोई भी एक जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस हुआ। अब वो जो वेस्ट है वो क्या करना है, हमें बाहर निकालना है। तो सेल क्या है, फ्लेक्सिबल है, तो उसके कारण क्या होगा, जैसे कि ये क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर सेल के अंदर क्या है, ये वेसाइकल है या फिर एक बोरा है। अब इसको क्या करना है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे जो ऐसे पार्टिकल जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं है, या फिर इसको हम वेस्ट पार्टिकल भी बोल सकते हैं। तो इस बोरे के अंदर, इस वेसाइकल के अंदर क्या है, वेस्ट पार्टिकल है जिनकी सेल को नीड नहीं है।
तो ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, इन्वेजिनेशंस निकालेगी। अब ये जो फूड पार्टिकल्स है इसको जो सेल है वो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के पास में लेके आएगा। तो सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो भी हमारा वेस्ट है इसको जो हमारा सेल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एकदम पास में लेके आएगा। और बाद में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऐसे पिचकती जाएगी। इस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हो जाएगी, इस तरह से हो गई। और ये जो फूड जो भी वेस्ट मटेरियल था वो सेल के बाहर चला जाएगा। तो बहुत ही इजी प्रोसेस होती है, जिस तरह से सेल अंदर लेता है उसी तरह से सेल बाहर भी निकालता है। वो क्या करेगी, जो सेल मेम्ब्रेन ने पहले बाउंड्री बनाई थी अब वो बाउंड्री से हटने लगेगी और पहले अपनी जो नॉर्मल पोजीशन थी जो सेल की पहले थी उसको वो एक्वायर कर लेगी। और ये जो भी पार्टिकल था जिसकी सेल को नीड नहीं थी उसको वो उससे जो सेल है वो दूर चला जाएगा। तो ये होती है हमारी एक्सोसाइटोसिस, जिसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है वो सेल के बाहर जाते हैं और जब कोई अंदर आएगा उसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। तो हमारी जो टॉपिक है मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन ये कंप्लीट होता है। तो हमने सेल मेम्ब्रेन को तो डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सेल का जो फर्स्ट टाइप था सेल मेम्ब्रेन वो कंप्लीट हो गया। अब जो भी सेल मेम्ब्रेन थी उसके अक्रॉस मूवमेंट कैसे होता है वो भी हमने देख लिया। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। क्या होता है, जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो 3 टाइप की होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो होती है उसके भी 3 टाइप्स होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। फिर बात की हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कोई टाइप नहीं होता। फिर आती है बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट जो है उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंदर जब जो सेल है वो किसी बड़े मटेरियल को अंदर लेता है और एक्सोसाइटोसिस के अंदर जब जो सेल है वो किसी बड़े मटेरियल को बाहर निकालता है। और जो एंडोसाइटोसिस होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। जब सेल किसी फ्लूइड को अंदर लेता है उसको हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। जब जो सेल है वो किसी फूड पार्टिकल को या फिर किसी सॉलिड पार्टिकल को अंदर लेता है उसको हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। तो हमारी टॉपिक कंप्लीट होता है। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।